गवर्नमेंट ने एक मेजर टैक्स वेवर दिया है FIIs को, जिससे कि उनके टैक्स जो कि पहले लगते थे, इनकम टैक्स या फिर कैपिटल गेन टैक्स, ये माफ कर दिए हैं गवर्नमेंट ने और ये 5 जून से अप्लाई किया है। ये गवर्नमेंट का एक स्ट्रैटेजिकल मूव है, लेकिन इससे क्वेश्चन उठता है कि क्या जितने भी टैक्सेस हैं वो इंडियंस के लिए ही हैं या इंडियंस को ही टैक्स बर्डन सिर्फ उठाना है और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन कंपनीज हैं उनको सिर्फ रिलीफ और प्रॉफिट है उनके लिए। आइए इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो गाइस, हुआ ये कि गवर्नमेंट ने, क्योंकि अभी पार्लियामेंट जून में सेशन में नहीं है, तो गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेकर के आई और प्रेसिडेंट के थ्रू इस ऑर्डिनेंस को पास करवाया। इस ऑर्डिनेंस में ये है कि जो इनकम टैक्स या कैपिटल गेन टैक्स फॉरेन इन्वेस्टर्स पे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पे लगता था, वो अब माफ कर दिया गया है और ये रेट्रोस्पेक्टिव है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये पास भले ही 5 जून को हुआ है, लेकिन माफ कर दिया गया है ये टैक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से जो भी टैक्स लग रहा था इन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे, वो गवर्नमेंट ने वेव ऑफ कर दिया है। किस चीज पे वेव ऑफ किया है, तो ये चीज हमें समझनी होगी। देखिए, अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको ये एग्जेम्पशन मिलेगा। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी में किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और उसमें गवर्नमेंट किस तरीके से टैक्स लेती थी, इस बात को समझते हैं। तो देखिए, जब भी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट RBI से कहती है कि एक काम करो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रिंट करके मार्केट में लॉन्च कर दो। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 2 तरीके की होती हैं, एक शॉर्ट टर्म यानी 1 साल से कम की, इनको हम लोग ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, या फिर 1 साल के ऊपर की बॉन्ड्स हैं ये। अब अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज को परचेज करता है तो ऑब्वियसली उसको गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करेगी, क्योंकि उसने लोन दिया है गवर्नमेंट को। मान लीजिए किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी 2 साल के लिए और उस पे जो इंटरेस्ट बना वो मान लीजिए 50 रुपीज बना, गवर्नमेंट उसको 50 रुपीज दे रही है। सिर्फ एक एग्जांपल है, इतना कम इंटरेस्ट नहीं बनता है, ठीक है। अब ये जो 50 रुपीज है, इस पे पहले, इस ऑर्डिनेंस के आने से पहले इनकम टैक्स लगता था, और कितना इनकम टैक्स लगता था? 20% इनकम टैक्स लगता था इन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। किस चीज पे लगता था? ये जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट इनको दे रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने पर, इस इंटरेस्ट पे 20% इनकम टैक्स लगता था। अब गवर्नमेंट ने इस टैक्स को वेव ऑफ कर दिया है और ये टैक्स गाइस, ये टैक्स विदहोल्डिंग टैक्स कहलाता था और गवर्नमेंट इसको पहले ही काट लेती थी। इंटरेस्ट पेमेंट करने से पहले ही टैक्स डिडक्शन हो जाते थे और तब गवर्नमेंट टैक्स डिडक्ट करके इंटरेस्ट पेमेंट करती थी। अब इसको वेव ऑफ कर दिया है, अब कोई डिडक्शन नहीं होगा, जितना भी इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा दिया जाएगा। दूसरी बात इसमें यह है कि मान लीजिए 5 साल के लिए किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया, लेकिन 2 साल बाद उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है और उसने डिसकंटिन्यू करने का सोचा, तो उसने इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को उठा करके सेकेंडरी मार्केट में सेल कर दिया। जब उसने सेकेंडरी मार्केट में सेल किया तो अब उसको फायदा होगा, मुनाफा होगा, तभी तो उसने सेल किया, प्रॉफिट होगा, कैपिटल गेन करेगा वो। तो गवर्नमेंट इस पे CGT कैपिटल गेन टैक्स लेती थी। कितना कैपिटल गेन टैक्स लेगी? स्टार्टिंग फ्रॉम 12.5%। ये डिपेंड करता है कितने पीरियड के लिए सिक्योरिटी विदहोल्ड करी गई, खैर वो अलग चीज है। तो गवर्नमेंट इस पे कैपिटल गेन टैक्स लेती थी। गवर्नमेंट ने अब इस चीज को भी वेव ऑफ कर दिया है, एग्जेम्प्ट कर दिया है। अब कोई भी कैपिटल गेन टैक्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पे नहीं लगेगा अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेकेंडरी मार्केट में सेल करता है। यानी ना तो इनकम टैक्स लगेगा इंटरेस्ट पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पे, फॉरेन इन्वेस्टर पे, ना ही कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब समझते हैं गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। तो देखिए, इसका मेजर रीजन, और जिसपे कई बार मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ, वो है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत बड़ी संख्या में इंडिया से अपना पैसा विड्रॉ करते हैं। उन्होंने जो भी सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स वगैरह खरीद रखे थे उनको सेल आउट करके बाहर जा रहे हैं। 2025 में अगर मैं इंडियन रुपी के हिसाब से बात करूं तो 1.66 लाख करोड़ रुपीस फॉरेन इन्वेस्टर्स विड्रॉ करके जा चुके हैं और 2026 में अभी तक इसी साल में 2.60 लाख करोड़ रुपीस
विड्रॉ किए जा चुके हैं। अब जरा समझिए इस मैकेनिज्म को। अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रखी, अब उसे अगर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच करके अपना पैसा विड्रॉ करना है तो उसको पेमेंट तो रुपीस में करी जाएगी जब वो सेल करेगा। अब वो क्या करेगा, रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करेगा। जब वो रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करेगा तो डॉलर की डिमांड वो बढ़ा देगा मार्केट में और रुपी की सप्लाई बढ़ा देगा। इससे क्या होगा, इससे डॉलर डियरर हो जाएगा। डियरर का मतलब डॉलर एक्सपेंसिव होता चला जाएगा और रुपी डेप्रिशिएट करता जाएगा। और हाल में हम देख ही रहे हैं जो रुपी 85-86 का था वो 95-96 का हो गया है। ये इसका एक मेजर रीजन है। तो गवर्नमेंट को ने ये जो स्ट्रेटजी बनाई है ये इसलिए बनाई है जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो सके, वो इंडियन मार्केट में आकर के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदे। अब इंडियन मार्केट में आके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने के लिए उन्हें डॉलर्स को रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंडियन गवर्नमेंट के पास डॉलर्स आएंगे और इंडियन गवर्नमेंट को बाय द वे इस टाइम डॉलर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके कई कारण हैं। पहले तो ये जो क्राइसिस चल रहा है, वेस्ट एशियन क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस, इसके लिए इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ गया है, पेमेंट डॉलर में करनी होगी, इसके लिए डॉलर की जरूरत है। फिर हमारा रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है तो डॉलर की सप्लाई बढ़ानी है, इसके लिए डॉलर की जरूरत है। तो इन कारणों से गवर्नमेंट ने ये रिफॉर्म या ये स्टेप लिया है। लेकिन क्या ये एक अल्टीमेट सोल्यूशन है? तो नहीं, ये अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म में इंडिया को प्लान करना चाहिए और डी डॉलराइजेशन की तरफ जाना चाहिए। अगर मैं यूपीएससी के एंगल से बात करूं, यूपीएससी में GS3 या इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, तो इंडिया को डी डॉलराइजेशन एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या मतलब है डी डॉलराइजेशन का? डी डॉलराइजेशन का मतलब है कि इंडिया में ये सोच होनी चाहिए कि हम जो भी अपना इंटरनेशनल ट्रेड करें वो हम रुपी में करें, जो कि हम पैसे करते भी थे। ईरान से ऑयल हम रुपी में खरीदते थे, रशिया के साथ भी यही अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अमेरिकन प्रेशर के अंदर हमने इन चीजों को गिव अप कर दिया है। हमें फिर से इसी रास्ते पे वापस जाना चाहिए।